हाय बच्चों। तो बेटा जैसे कि हम लोग का वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर जो है वो चल रहा है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इन्हें या सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड वाला जो कंडीशन है वो हम बाद में अप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम से मतलब है एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। एक मूविंग सिस्टम हो, मूविंग ऑब्जेक्ट हो, वो हमारा मैकेनिकल सिस्टम कहलाता है। जो एनर्जी वो पोजेस करेगा वो एनर्जी उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो एक मैकेनिकल सिस्टम जो है वो दो तरह की एनर्जी पोजेस कर सकता है। एक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, और एक हमने इसी चैप्टर में पढ़ा कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑल्सो अ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट और विच इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द कंजर्वेटिव फील्ड। कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उस पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है, वो किसी कंजर्वेटिव फील्ड में रखा है, तो अपनी उस फील्ड में अपनी पोजीशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ना वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। मतलब लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कैन बी रिटन एज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट करूं और पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करूं तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी रिटन एज K प्लस U। ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई। अब देखिए, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में। तो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन बाय all type of forces whether they are conservative, whether they are non conservative, और या इनके अलावा भी कोई अगर जो ना कंजर्वेटिव है ना नॉन कंजर्वेटिव ऐसी कोई फोर्स है उससे भी वर्क डन है। इन सब से जो वर्क डन है, इन सब का जो वर्क डन है दैट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। द टोटल वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अगर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस पॉजिटिव आता है, ऑब्जेक्ट विल गेन मोमेंटम, विल गेन काइनेटिक एनर्जी, और अगर वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस नेगेटिव आता है, ऑब्जेक्ट विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसका मोमेंटम डिक्रीज होगा, मोमेंटम लूज करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। और जितना वर्क डन होगा बाय दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, ठीक उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, फिर हमने वर्क और पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कि अगर एक ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फील्ड में है और कंजर्वेटिव फोर्स ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क कर रही है, तो जितना वर्क डन होगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। नेगेटिव साइन का यह मतलब यह है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की, सिस्टम की डिक्रीज होगी। अगर वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स से वो नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे ऑब्जेक्ट की, सिस्टम की, वो इंक्रीज होगी, है ना। तो वही है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मैं इस रिलेशन को लिख सकता हूं इस तरह से, या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ के प्लस यू मीन्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब मान लीजिए हम ये कंडीशन ले लेते हैं, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम,
मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव या और किसी तरह की फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पर, जो कि सिस्टम पर एक्ट कर रही है। तो इन प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाली फोर्सेस तो जीरो हो जाएंगी। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि भाई दैट मींस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई नहीं है तो उससे वर्क डन जीरो होगा, और भी किसी तरह की कोई फोर्स नहीं है उससे भी वर्क डन जीरो है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा K प्लस यू मीन्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी जीरो। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी कांस्टेंट, या इसका ये लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पर तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अरे बात समझ में, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का, कोई भी एनर्जी जो है मैकेनिकल सिस्टम की, वो लॉस्ट या गेन नहीं करता है। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो टोटल एनर्जी का जो सम है, मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा तो वो ठीक उतने ही मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। अगर वो काइनेटिक एनर्जी जो है गेन कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा इक्वल मैग्नीट्यूड में। आ रही बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका देखिए बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक अर्थ मास सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट जिसका की मास है m, जो कि अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हम इसको h हाइट तक ऊपर लेके गए। कहां तक लेके गए? h हाइट तक। तो क्या होगा, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटी, इट विल एक्ट डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन होगा नेगेटिव, इसको अपवर्ड डिस्प्लेस कराने में। जितना नेगेटिव वर्क डन होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं यहां तक अगर हम ले गए तो इस पे वर्क डन कितना होगा, माइनस mgh बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस mgh अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये मान लीजिए हमारा कि ये ग्राउंड से h हाइट पर रखा हुआ है। तो ग्राउंड पर h हाइट पर ये कितनी एनर्जी पोजेस करता है, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ी हुई है ग्राउंड के रिलेटिव, कि जब ये ग्राउंड पर होगा और जब ये h हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर ग्राउंड वाली पोटेंशियल एनर्जी से mgh अमाउंट ज्यादा हो। अब मान लीजिए इसको हम h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हम अलग अलग इंस्टेंट मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए एक ये डिस्टेंस ले लीजिए जो h/3 पर है, एक ये ले लीजिए जो h/2 पर है, और एक ये ले लीजिए जो बिल्कुल ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले है। हम यहां पर देखें अभी ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी k प्लस डेल्टा u वो mgh के बराबर है। कहां पर? यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अब जब ये h/3 डिस्टेंस नीचे गिरेगा, इट विल फॉल h/3 डिस्टेंस डाउनवर्ड्स, तो हम ये प्रूव करेंगे कि यहां पर लेट अस से दिस पॉइंट टू बी 1, दिस पॉइंट टू बी 2 एंड दिस पॉइंट टू बी 3, इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो कि mgh के बराबर रहेगी। जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहां है उतनी मैकेनिकल एनर्जी यहां होगी, उतनी यहां होगी, उतनी यहां होगी। और इस पूरे पीरियड में क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, फ्री फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होगा इसका, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता रहेगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती रहेगी जैसे जैसे ये नीचे आएगा, है ना। तो लेकिन सम काइनेटिक और पोटेंशियल का हमेशा mgh के बराबर है। देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। मान लीजिए एट पॉइंट 1 पहले तो हम लिखे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh में से h/3 माइनस कर दे भाई, ग्राउंड से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल h था, ये इतना h/3 था, तो इसको h में से h/3 माइनस करके ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3h माइनस h
2h/3, तो 2/3 mgh, ये तो आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको स्पीड चाहिए कि कितनी स्पीड होगी इसकी जब ये h/3 डिस्टेंस पे गिरेगा। तो इसको तो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस हमको दे रखा है h/3, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने 0 लिया, रेस्ट में लिया है ऑब्जेक्ट को, और h/3 डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी जो क्या कहेंगे स्पीड कितनी आएगी। तो v स्क्वायर कैलकुलेट करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, जो कि हो गया 0 स्क्वायर प्लस 2gh/3, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a कितना है यहां पर माइनस g है। अच्छा h भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस h/3, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस h/3, तो v स्क्वायर हमारा 2gh/3 आएगा। तो हम देखें काइनेटिक एनर्जी जो आएगी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m और v स्क्वायर को लिख लें 2gh/3, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, कितना mgh/3। सम करिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, 2mgh/3 प्लस mgh/3 कितना हो गया, टोटल हो गया 3mgh/3 मतलब mgh। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, लेकिन जितना पोटेंशियल एनर्जी घटी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की बढ़ी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। दूसरे पर्सपेक्टिव में देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, यहां से यहां तक पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगी। वर्क डन बाय द फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। पॉजिटिव वर्क डन आएगा तो जितना पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है यहां पर, देखिए कोई नॉन कंजर्वेटिव या कोई और अदर फोर्स हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जितना वर्क डन हुआ बाय द कंजर्वेटिव फोर्स उतना, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जितना वर्क डन हुआ है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो ये जो वर्क डन, ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है ना, ये वर्क डन के बराबर ही आएगा। अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव mg वर्क डन, mg हो गई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h/3, तो वर्क डन mgh/3। इतनी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, इतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सम काइनेटिक और पोटेंशियल का मैकेनिकल एनर्जी का कांस्टेंट है, ठीक है। तो वही यही प्रिंसिपल है। देखिए सेकंड पॉइंट पर देखिए एट 2, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी आ जाएगी mgh, और ग्राउंड से कितना डिस्टेंस रह गया h/2, तो mgh/2 हो गई। काइनेटिक एनर्जी तो पहले तो v स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर हो गया 0 का स्क्वायर, g हो गया माइनस g, डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h/2, तो प्लस ही आ जाएगा ये, तो 2gh/2, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास gh, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखें कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर, मतलब हाफ mgh, मतलब mgh/2। सम करें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, तो देखिए mgh/2 प्लस mgh/2 कितनी आई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी अभी भी mgh है। क्या हुआ, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट से और h/2 तक का डिस्प्लेसमेंट देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया ऑब्जेक्ट पर, m, g तो हो गई फोर्स और h/2 हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस mgh/2। तो जितना कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है प्लस mgh/2, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh/2 पोटेंशियल एनर्जी घट गई, कितनी बची, mgh/2 बची mgh में से। और काइनेटिक एनर्जी जो है, जितना कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन हुआ है उतने ही मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, mgh/2। सम टोटल एनर्जी का b mgh है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, बट मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। एट पोजीशन 3 देख लीजिए, एट 3 यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0, क्योंकि ग्राउंड के रिलेटिव जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, जो पहले h बढ़ी थी अब वो हो गई 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले v स्क्वायर निकाले, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब की बार डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, h/, मतलब टोटल h है डिस्प्लेसमेंट,
तो माइनस एच डिस्प्लेसमेंट माइनस जी एक्सीलरेशन, तो प्लस 2gh आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर पुट करें तो हाफ एम इंटू 2gh, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, कितना mgh आई काइनेटिक एनर्जी। अभी सम करेंगे आप काइनेटिक और पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो अभी भी mgh ही आएगा। तो फिर वही कहानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ, कितना हुआ, mg डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, h डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन हो गया प्लस mgh। जितना वर्क डन हुआ उतनी काइनेटिक एनर्जी घट गई, वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, सॉरी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी घट गई, कितनी घट गई, mgh घट गई, तो अब हो गई 0। और जितना पॉजिटिव वर्क डन हुआ उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, कितनी, mgh। सम दोनों का अभी भी कांस्टेंट है। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करिए, जैसे हमने ग्रेविटी का एग्जांपल लिया यहां पर, ऐसे ही कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको बताया था कई तरह की हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है ना ऑब्जेक्ट पर, तो उसके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट बना रहता है। यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो देखिए काफी टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, इसमें बस एक लास्ट टॉपिक बचा है मैकेनिकल पावर। वर्क पढ़ चुके हम, एनर्जी वाला कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया, पावर का हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।